पिछले भाग में आपने देखा कि कृतिका को खुद पर पूरा भरोसा था। वह मधुलिका से हार ही नहीं सकती थी। लेकिन कृतिका को निखिल के मन में चल रहे ख्यालों का पता नहीं था। मधुलिका के प्लान को देखने के बाद भी उसका प्रपोजल चेंज नहीं किया जाएगा, इसके लिए वो बस इसलिए श्योर थी क्योंकि निखिल पहले ही उसके प्रपोजल को अप्रूव कर चुका था। निखिल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं भी इस बात से सहमत हूँ। कृतिका ने निखिल की बात खत्म होते ही तुरंत कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मधुलिका मुस्कुराई और कृतिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसी शर्त? लगता है तुम्हें अभी से डर लग रहा है। लेकिन कृतिका को मधुलिका के उसे चिढ़ाने से फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, शर्त हम दोनों के बीच होगी। मधुलिका ने अकड़ते हुए कहा, शर्त के आगे भी कुछ बोलोगी या बस शर्त शर्त करती रहोगी? लेकिन पल भर में ही उसकी अकड़ तब गायब हो गई जब कृतिका ने कहा, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद हम दोनों में से जो भी इस टेस्ट में पास करेगा उसका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा और जो भी फेल होगा उसे कंपनी से खुद रिजाइन करना होगा। वहाँ जो कोई भी उस वक्त मौजूद था वह सब कृतिका की बात सुनकर शॉक्ड थे। सिर्फ निखिल और कृतिका ही टेंशन फ्री नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि मधुलिका भी बुरी तरह शॉक्ड थी। कृतिका के कॉन्फिडेंस से अब उसे भी डर लगने लगा था। क्या उसे हारने का डर नहीं था? वैसे देखा जाए तो मधुलिका को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार वह कंपनी के सेक्रेटरी की बेटी थी और उसे खुद कंपनी में निखिल के अंकल आदित्य ओबराय यहाँ लेकर आए थे। इसलिए चाहे जो भी हो जाए उसे अपने जॉब से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। लेकिन कृतिका के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसे यह जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी और उस पर भी वह शर्त लगा रही थी। क्या वह इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी? वो सच में इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मधुलिका से हारेगी नहीं? क्या उसके पास किसी का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसके कारण उसे जॉब से निकाला नहीं जाएगा? बाकी के सभी कलीग्स जो सोच रहे थे वही सब बातें मधुलिका के मन में भी चल रही थी। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा जो परेशान था वो था राघव। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कृतिका कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो रही है और मधुलिका की अकड़ उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। इसलिए वो अपने फ्यूचर तक को दांव पर लगाने को तैयार है। साथ ही वो ये कैसे भूल सकती है कि उसे अपनी माँ अनुराधा के इलाज का खर्च उठाना है। तो ये कैसा रहेगा? क्या अभी भी मिस मधुलिका मुझसे compete करना चाहेगी? कृतिका ने एक चिढ़ पैदा करने वाली मुस्कान के साथ मधुलिका की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। लेकिन अगर तुम में मेरी शर्त मानने की हिम्मत नहीं तो मुझसे compete करने और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की बात भूल जाओ। कृतिका मधुलिका का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। जब मधुलिका ने कृतिका को इतना कॉन्फिडेंट देखा तो उसे फिर से थोड़ा डर लगने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कृतिका उसे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही। लेकिन चूंकि उसने खुद आगे बढ़कर कृतिका को चैलेंज किया था, इसलिए अगर अब वो पीछे हट जाती तो सारे कलीग्स के सामने उसका मजाक बन के रह जाता। उसने फिर अच्छे से सोचा, उसे डर किस बात का है? क्या ये सच में पॉसिबल था कि वो कृतिका से हार जाती? कृतिका बस कॉन्फिडेंट होने का ड्रामा कर रही थी ताकि वो अपने कदम वापस खींच ले और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट ही ना करे। चाहे कुछ भी हो, मधुलिका अब चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती थी। उसने अपना सिर हिलाया और कृतिका की शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके अलावा वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी कि वो कृतिका से हार भी सकती है। उसने एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। जो डिग्री उसके पास थी वो इसी वर्क लाइन के लिए थी। जब वो यूनिवर्सिटी में थी तो उसे पब्लिसिटी से रिलेटेड कई केसेस पर काम किया था। यहाँ तक कि उसके तैयार किए गए प्रोजेक्ट हमेशा टॉप लिस्ट में शामिल होते थे। दूसरी तरफ कृतिका के पास क्या था? कृतिका ने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था और वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी जिसका पीआर डिपार्टमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो क्या वो उस लड़की से हार जाएगी जो पीआर डिपार्टमेंट के बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज ही नहीं थी? इम्पॉसिबल। यह सब सोच ही रही थी तब तक कृतिका ने फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो क्या मुझे मिस मधुलिका की बात का भरोसा करना चाहिए? वो बाद में मेरी शर्त को मानने से इनकार तो नहीं करेंगी ना? मधुलिका को इतने जोर का गुस्सा आया कि उसने चीख कर कहा, हाँ, मैं अपनी बात से पीछे क्यों हटूंगी? भले ही राघव को कृतिका पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर आई उस मुस्कान को देख वह समझ गया कि कृतिका को मालूम है कि वह क्या कर रही है। अब वह उसे और ज्यादा एडमायर करने लगा था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब वो भी कृतिका को देख मुस्कुराने लगा। कृतिका के चेहरे पर आई मुस्कान सोची समझी थी, लेकिन फिर भी वो उस वक्त कातिलाना खूबसूरत लग रही थी।
वह पहली बार था जब राघव ने किसी लड़की को इस अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा था। उसकी नज़रें बस कृतिका पर ही अटक कर रह गई। जब निखिल की नज़र राघव के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन पर गई तो उसकी भौहें अपने आप ऊपर उठ गई। अब कृतिका को पीआर डिपार्टमेंट में अकेले काम करने देने में उसे कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। हालांकि कृतिका ने राघव को, जो कि उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देख रहा था, नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने निखिल का उसकी तरफ देखना नोटिस कर लिया। यह कुछ ऐसा था जैसे इतने लोगों के वहां मौजूद होने के बावजूद भी उस जगह पर निखिल और कृतिका अकेले थे। निखिल की नज़रें सिर्फ कृतिका को देख रही थी, उसके लिए वहां कोई और मौजूद नहीं था। उसकी आंखों में देखते ही कृतिका को ऐसा लगा जैसे निखिल जानता है कि वो उसके मन में क्या चल रहा है। वह जानता है कि वो जानबूझकर मधुलिका के लिए ऐसा गड्ढा खोद रही है जिसमें कूदने से मधुलिका खुद को रोक नहीं पाएगी। लेकिन यह जानते हुए भी वो उससे गुस्सा या नाराज नहीं था, बल्कि कृतिका के बुने गए जाल में इंटरेस्ट ले रहा था। कृतिका भी निखिल की नज़रों में तब तक के लिए डूब गई जब तक उसकी पलकें थक कर अपने आप तेजी से 2-3 बार बंद ना हो गई हो। इसके बाद वो पीछे पलटी, खुद को संभालते हुए अपने डेस्क से वो रिपोर्ट निकालने लगी, जो थोड़ी देर पहले निखिल से मीटिंग के दौरान उसे निखिल ने दी थी। कृतिका के पीछे पलटने के बाद निखिल की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। उसके पलटने की वजह से वो उसकी पीठ को देख रहा था, जिस पर उसका ध्यान पहले कभी नहीं गया था। क्या कोई एक एंगल ऐसा था जिस तरफ से देखने पर कृतिका उसे सुंदर नहीं लगती हो? शायद नहीं। उसके लगातार कृतिका को घूरते रहने के कारण कृतिका की चाल थोड़ी लड़खड़ा गई। उसकी लड़खड़ाहट कुछ ऐसी थी जैसे वो कोई जोकर हो जो और लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही हो। फाइनली वो मधुलिका के पास पहुंची और उसकी तरफ डॉक्यूमेंट बढ़ाते हुए कहा, यह वो प्रोजेक्ट है जिसका इंचार्ज कंपनी मुझे बनाना चाहती, तुम इसे देख सकती हो। मधुलिका ने उसी अक्कड़ में झटके से कृतिका के हाथ से वो फाइल ले ली, लेकिन जैसे ही उसने फाइल ओपन किया उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह तो सूरज आहूजा का केस है। अचानक से मधुलिका के चेहरे पर परेशानी के बादल नजर आने लगे। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने गुस्से में प्रियंका की तरफ देखा। प्रियंका को भी यह मालूम चल गया कि कृतिका को एक केस हैंडल करने को दिया गया जिसमें पास होने के बाद उसका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि वह सूरज आहूजा का केस है। मधुलिका को यही लग रहा था कि उसे जानबूझकर इस जाल में फंसाया गया है। प्रियंका का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। उसने बस असिस्टेंट अनुपम को यह बात करते हुए सुना कि कृतिका को कोई टेस्ट प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, लेकिन उस दौरान अनुपम ने सूरज आहूजा के केस का जिक्र नहीं किया था, तो उसे कैसे मालूम चलता कि वो किस केस के बारे में बात कर रहा है। प्रियंका को मधुलिका पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे किसने कहा था कि वो जाकर कृतिका को डायरेक्ट चैलेंज कर दे, और अब वह उसे ब्लेम कर रही है। यहाँ तक कि मधुलिका को भी कृतिका की शर्त को मानने का बड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन हारना या जीतना इस कंपटीशन में एक छोटी सी बात थी। भले ही वो हार जाए, फिर भी उसे कंपनी से रिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हारना उसके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता। वो पहले ही लंबी लंबी डींगे मार चुकी थी, इसलिए वो अब इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मना करती तो आगे न जाने कब तक उसे अपने कलीग्स के ताने सुनने मिलते। वह इस तरह से शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में सूरज आहूजा के केस जैसे केसेस को लेने से हर कोई बचना चाहता था, और तो और सूरज की इमेज इस वक्त पब्लिक के बीच बहुत ही खराब हो चुकी थी। लोगों का उससे नफरत करने का कारण उसकी अपनी बीवी को चीट करना था। चीटिंग जैसे केस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए नहीं थे, कई सेलिब्रिटी चीटिंग स्कैंडल में फंस चुके थे, फिर भी धीरे धीरे लोग इस बात को भूल जाते थे। लेकिन सूरज आहूजा के केस की बात अलग थी। वो अपनी बीवी के साथ पब्लिक प्लेसेस पे बड़े ही प्यार से पेश आता था, जैसे वो एक आइडियल हस्बैंड हो, लेकिन वह अपनी इस इमेज के एकदम उल्टा निकला। फैंस तो उससे और उसकी बीवी से जेलस फील करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें उसकी अपनी बीवी को चीट करने की बात पता चली तो वो उसकी नज़रों में बुरी तरह गिर गया। कोई इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि सूरज, जिसे वह हर कोई एक आइडियल हस्बैंड समझता था, वह न जाने कब से अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। इस कारण से सूरज और जिस एक्ट्रेस के साथ मिलकर वो अपनी बीवी को चीट कर रहा था, दोनों का करियर बुरी तरह अफेक्ट हुआ था। किस्मत से सूरज ओबराय मीडिया कंपनी के एक शेयर होल्डर का भतीजा था, जिसके कारण ओबराय कॉरपोरेशन उससे सारे रिश्ते खत्म कर उसे ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि पूरा पीआर डिपार्टमेंट इस बात से शॉक था कि कृतिका को उसके ट्रायल पीरियड टेस्ट के लिए सूरज आहूजा का केस दिया गया था। अगर उसे यह टेस्ट दिया गया है तो इसे पास करना कृतिका के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है।
जितना आसान उन्हें लग रहा था, कृतिका के लिए उतना आसान नहीं होने वाला था। और किसी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस केस को कोई ओल्ड वर्कर तक अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता था, और कृतिका तो एक न्यू कमर थी। मधुलिका को परेशान देख कृतिका ने कहा, आप चाहें तो अभी भी इस टेस्ट से पार्टिसिपेट करने से पीछे हट सकती है मिस मधुलिका। कंपनी में आपके पास जो इनर कनेक्शन है उसके हिसाब से तो आप ऑलरेडी यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी हैं। कृतिका के वर्ड से अचानक से सभी को ध्यान में आया कि मधुलिका ने कंपनी में जॉब अपने कनेक्शन के थ्रू हासिल किया है। हालांकि पल भर के लिए ही सही, सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे, लेकिन तुरंत ही उन सब ने अपने एक्सप्रेशन को छुपा लिया। तो क्या हुआ कि उसने कंपनी में एंटर करने के लिए अपने कनेक्शन को यूज किया। वह कंपनी के सेक्रेटरी विनोद की बेटी थी। कृतिका खुद को उससे कंपेयर कैसे कर सकती थी। मुझे पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं, मधुलिका ने कहा। मैं पहले ही तुम्हारी शर्त मान चुकी हूँ। ओके, कृतिका अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराई, फिर मधुलिका को दोबारा चिढ़ाते हुए कहा, सीईओ ने मुझे सूरज आहूजा के केस के प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए इस फ्राइडे तक का वक्त दिया है। मिस मधुलिका को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मधुलिका ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या वो मुझे नीचा दिखा रही है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब जबकि सब कुछ तय हो चुका था, इसलिए राघव इस चैलेंज को ना तो रोक सकता था, न ही इसमें कोई बदलाव कर सकता था। उसने कहा, कृतिका और मधुलिका, तुम दोनों को मालूम है कि आगे क्या करना है। जाओ, जाकर अच्छे से अपने प्रोजेक्ट पर काम करो और बाकी सभी लोग अपनी अपनी जगह पर लौटे और अपना काम करें। यहाँ भीड़ जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि निखिल ओबराय अभी भी वहीं थे, इसलिए सबने तुरंत राघव के ऑर्डर को फॉलो किया और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अपनी सीट पर बैठने के बाद कृतिका ने तुरंत सूरज आहूजा की फाइल की ड्राइव को अपने कंप्यूटर पर ओपन किया और देखने लगी कि उस डॉक्यूमेंट में और क्या-क्या बातें मेंशन की गई है। हालांकि उसने जो प्लान तैयार किया था वो पहले ही फिक्स किया जा चुका था। उसने अकेले में उस प्रोजेक्ट पर डिटेल प्लानिंग भी कर ली थी, लेकिन फिर भी उस पर बारीकी से और काम बाकी था, जिससे कुछ ज़रूरी सुधार टाइम रहते किया जा सके। उसने 2 दिन का समय लिया था अपनी प्लानिंग को पूरा करने में, लेकिन वह फिर भी उससे पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं थी। मधुलिका कृतिका की डेस्क के पीछे तिरछी होकर बैठी हुई थी। जैसे ही प्रियंका और रुखसार ने देखा कि निखिल और राघव अपने अपने ऑफिस लौट गए हैं, वे दोनों तेजी से मधुलिका के पास आ गई। प्रियंका ने कहा, मधुलिका, तुम्हें उसके लेवल तक नीचे जाने की क्या ज़रूरत है? तुम उससे compete नहीं करोगी तो भी हमें यकीन है कि तुम उससे लाख गुना बेहतर हो। प्रियंका की आवाज़ काफ़ी तेज थी, इतनी कि कृतिका अच्छे से सुन सके। प्रियंका कृतिका के लिए अपनी नफरत जरा भी नहीं छिपा रही थी। रुखसार ने अपने होठ सिकोड़ते हुए कहा, बिल्कुल, जिसने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया हो और तुमसे क्या मुकाबला करेगी? हाँ, उसने अपने कॉलेज भी की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, इसलिए तो मुझे उसे compete करने में कोई डर नहीं। मधुलिका ने बहुत ही प्राउड फील करते हुए कहा, उससे उन दोनों की चापलूसी ने खुश कर दिया था। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी अकड़ को कम करना मेरे लिए ज़रूरी भी है। मधुलिका ने बात बढ़ाते हुए कहा, हाँ, ऐसे लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है, उससे उलझना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसे बेवकूफ़ लोग बस अपने कनेक्शन के कारण कंपनी में टिके रहना चाहते हैं। प्रियंका ने यह सब कृतिका को टारगेट करके कहा था, लेकिन अचानक ही उसकी बात सुन मधुलिका का दम घुटने लगा। सागर अपनी मुंह दूसरी तरफ करके हंसने लगा। क्या अभी अभी प्रियंका ने मधुलिका की इंसल्ट नहीं की थी? कनेक्शन की बात की जाए तो वह मधुलिका थी जिसका कंपनी में पहले से कनेक्शन था, ना कि कृतिका का। यहाँ जॉब पाने के लिए तो मधुलिका को कोई इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ा था, जबकि कृतिका ने उन लोगों के सामने ही इंटरव्यू दिया था। मधुलिका के चेहरे पर प्रियंका के लिए गुस्सा और नफरत दोनों एक साथ झलकने लगे। वह कंफ्यूज थी कि उसे प्रियंका से दोस्ती करनी भी चाहिए या नहीं। हालांकि कृतिका उन तीनों की सारी बातें सुन सकती थी, लेकिन उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे भी आखिर में इतनी डींगे मारने से शर्मिंदा मधुलिका को ही होना था। जितना खुश वो तीनों अभी हो रहे थे, आगे जाकर उससे कहीं ज़्यादा दुख इन तीनों को होना था। इसलिए दिल ही दिल में कृतिका को मधुलिका से सिंपैथी सी होने लगी थी। ठीक उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग हुआ। कृतिका ने जैसे ही अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देखा,
वह हैरान रह गए। वो कॉल निखिल का था। उसने तिरछी नज़रों से चारों ओर देखा। हालांकि हर किसी की नज़र कहीं ना कहीं उसी पे थी, लेकिन कोई भी उसकी फ़ोन की स्क्रीन पर आए नाम को इतनी दूर से नहीं पढ़ सकता था। कृतिका ने तुरंत कंप्यूटर पर उस फाइल को सेव कर क्लोज किया। उसके बाद वो अपने फ़ोन को अपने पर्स में साइलेंट मोड पर रखकर ऑफिस से बाहर चली गई। उसने तभी फ़ोन पिक किया जब ऑफिस के बाहर उसे एक शांत और खाली जगह मिल गई। निखिल सर, तुमने अभी मुझे क्या कहकर पुकारा? क्योंकि कृतिका ने अपने फ़ोन को अपने कानों के बहुत करीब चिपकाया था, इसलिए निखिल की आवाज़ किसी पानी की बूंद की तरह उसके कानों में गई। यह ऐसा था जैसे निखिल के होठ बिल्कुल उसके कान से सटे हुए थे और वह धीमी आवाज़ में कुछ कह रहा था। हालांकि निखिल उसके आसपास नहीं था, फिर भी कृतिका न जाने क्यों उसकी आवाज़ को इतने करीब से सुनकर कांप उठी। उसके कान लाल हो गए। कृतिका को याद था कि प्राइवेट में या अकेले में निखिल ने उसके नाम से पुकारने को कहा था, फिर भी कृतिका उसका नाम लेने से डर रही थी। उसने फिर थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, निखिल सर। तुरंत उसके कहने के बाद उसने अपने कानों में निखिल की धीमी हंसी सुनाई पड़ी। और धीमी हंसी हवा के किसी झोंके की तरह उसके कान को छू गई थी, जिससे उसके बदन का रोम रोम खड़ा हो गया। फोन के थ्रू, लेकिन जब वो भी उससे मिलेगी तब वो उसे बताएगा कि अकेले में उसे सिर्फ उसका नाम लेकर ना पुकारने पर वो उसे क्या सजा देने वाला है। निखिल ने यह सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो कि तुम मधुलिका से जीत जाओगी? कृतिका ने बिना हेजिटेट होते हुए कहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरा प्लान अप्रूव कर दिया है, किया है ना? निखिल यह सुनकर हंसा तो जोर से था, लेकिन कृतिका को उसकी हंसी हल्की हंसी ही सुनाई दी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। निखिल को कृतिका की यह बात काफी पसंद थी कि वह कैसे घमंडी लोगों को सबक सिखाती है। निखिल ने अपनी मुस्कुराहट को रोकते हुए कहा, अगर प्लान अप्रूव नहीं भी होता तो भी अंत में जीत तुम्हारी ही होती। कृतिका यह सुन बर्फ की तरह जम गई। उसके कहने का मतलब क्या था? ऐसा नहीं हो सकता। वह सिर्फ उसी के प्लान को अप्रूव क्यों करता? कृतिका ने अपने सिर को जोर से हिलाया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कौन लगती है उसकी जो वो उसकी हेल्प करेगा? कृतिका इस बात को लेकर खुद में ही श्योर थी कि वो निखिल के लिए जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ठीक उसके अगले पल निखिल ने कहा, वैसे वैसे भी चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें ही चूज करूंगा। अचानक से कृतिका के दिमाग में एक साथ कई ब्लास्ट हुए। उसके होठ बुरी तरह से कांप रहे थे। निखिल की वह बात जिसके मन में बार बार घूम रही थी, जिस तरह से निखिल ने वो कहा था, इसका मतलब यह था कि चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना आ जाए, वह हर हाल में उसे ही चूज करेगा। उन वर्ड्स को सुनने के बाद दोपहर में निखिल के साथ बिताए गए वक्त को, जिसे कृतिका ऑलमोस्ट भूल चुकी थी, फिर से उसके दिमाग में दौड़ने लगा। आखिर निखिल की इस बात का मतलब क्या था? कृतिका ने यह निखिल से डायरेक्ट पूछने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी निखिल ने जो कहा था वो पूरी तरह से क्लियर नहीं था। अगर वह उससे उसकी बातों को क्लियर करने के लिए कहती तो शायद उसे खुद ही शर्मिंदा होना पड़ता। इसके अलावा अब उन दोनों का रिलेशन काफी बदल चुका था। भले ही निखिल बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि वो अब भी दोस्त हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि अब कृतिका उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय थी, यानी निखिल उसका बॉस। अगर वो अपनी लिमिट जरा भी क्रॉस करती तो उसका मतलब यही होता कि वो अपने बॉस को जानबूझकर सिड्यूस कर रही है। बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होकर कृतिका ने अपने माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वो दीवार की दूसरी तरफ घूम गई और गुस्से के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन में दीवार पर अपना पैर दे मारा। आखिर में निखिल ने उसे सवाल किया, काम के बाद तुम हॉस्पिटल जा रही हो ना? हाँ, कृतिका ने नॉर्मली जवाब दिया। माँ हॉस्पिटल में अकेली होगी, थोड़ी देर मैं उनके साथ ही रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। निखिल ने ऐसा कहा जैसे वह कृतिका पे हक जता रहा हो। कृतिका फिर से परेशान हो उठी। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद वहां जा सकती हूँ। कृतिका के यह कहने के बाद फोन की दूसरी तरफ से कुछ वक्त के लिए कोई आवाज सुनाई नहीं दी। निखिल का कुछ न कहने से कृतिका का दम घुट रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अभी अभी जो कहा उससे वह निखिल की डिसरिस्पेक्ट कर चुकी थी। कृतिका, निखिल ने बड़ी सीरियस टोन में कहा, मैंने हमेशा कहा है कि हम दोस्त हैं। कृतिका एकदम चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे। आज रात मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं बस आंटी से मिलना चाहता था। निखिल ने कहा, ठीक है ना, आज मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ। कृतिका से कुछ कहते नहीं बना हाँ कहने के अलावा, और वह कर भी क्या सकती थी। फोन की दूसरी तरफ से उसे अनुपम की आवाज़ सुनाई दी। सर, शायद दोनों को बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना था। निखिल ने तुरंत कृतिका को बाय कहा और फोन कट कर दिया। वह चाहकर भी निखिल को ना नहीं कह पाई।
उसे अपने फ़ोन की तरफ देखा, एक लंबी साँस ली और वापस अपने डिपार्टमेंट ऑफ़िस लौट पड़ी। लेकिन जैसे ही वो अपने डिपार्टमेंट ऑफ़िस के दरवाजे के पास पहुँची, उसे शीशे के उस दरवाजे के दूसरी तरफ प्रियंका को उसके डेस्क में इधर-उधर तेज़ी से कुछ ढूँढते हुए देखा। बाकी सभी लोग जानबूझकर इस बात से अनजान बने हुए दिखाई पड़ रहे थे। उसके बाद प्रियंका ने आगे सर झुकाकर कृतिका के कंप्यूटर के माउस को टच किया। यह देखते ही कृतिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने तेजी से ऑफिस में कदम रखा। अचानक से उसे देखकर रुखसार जोर से खांसने लगी। उसकी खांसने की आवाज़ सुनते ही प्रियंका ऐसे सीधी खड़ी हो गई जैसे कोई अभी-अभी उसके पैर पर चढ़ गया हो। जब उसने कृतिका को तेजी से उसकी तरफ आते हुए देखा तो उसे बड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चोरी कर रही थी और चोरी करते वक्त वो रंगे हाथ पकड़ी गई थी। उसके बाद उसने जोर से हूँ की आवाज़ निकाली, फिर पलटकर बड़े घमंड के साथ अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन कृतिका ने उसे कुछ नहीं कहा। वो अपनी चेयर पर बैठी कंप्यूटर को ओपन किया और फिर उसने अपने कंप्यूटर में एक पासवर्ड सेट कर दिया। अचानक से वो पलटी। उसने मधुलिका को रंगे हाथ अपनी गर्दन उपचाकर पीछे से उसके कंप्यूटर स्क्रीन को गौर से देखते हुए देखा। शायद इस तरह से वह उसके कंप्यूटर में सेट किए गए पासवर्ड को देखना चाह रही थी। कृतिका मधुलिका की इस हरकत पर हंस पड़ी। थोड़ी देर पहले ही उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि उसे कृतिका से कोई डर नहीं। अगर उसे इस पे कोई डर नहीं था तो उसने उस प्रोजेक्ट पर अब तक क्या काम किया है, वो चोरी-चोरी जानने की कोशिश वो क्यों कर रही थी? मधुलिका को कृतिका की हँसी देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुँह पर गर्म चाय का प्याला फेंक मारा हो। वह तुरंत पलट गई। फिर भी इस वक्त उसके चेहरे को देखना कृतिका के लिए बड़ा मज़ेदार था। वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। फिर उसके मन में एक आइडिया आया। ठीक उसी पल अचानक से उसके वर्क ईमेल में एक नोटिफिकेशन उसके कंप्यूटर पर आया। जैसे ही कृतिका ने उस पर क्लिक किया तो उसने देखा वो एक कंपनी वाइड अनाउंसमेंट थी। ज़्यादातर कंपनी वाइड अनाउंसमेंट तभी आते थे जब पूरी कंपनी में एक वक्त में ढेर सारे लोगों को वार्निंग लेटर भेजा जाता था। उस अनाउंसमेंट ने सभी को शॉक कर दिया। अनाउंसमेंट में बताया गया था कि जहां सीईओ के पूरे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के सभी वर्कर को एक-एक वार्निंग लेटर भेजा गया था, वहीं सिमरन को अकेले 2 वार्निंग लेटर मिले थे। इसके अलावा मधुलिका को भी एक वार्निंग लेटर सेंड किया गया था। साथ ही भेजे गए ईमेल के ठीक नीचे उन सभी एम्प्लॉइज़ के नाम मेंशन थे, जिन्होंने वार्निंग लेटर भेजा गया था। साथ ही उसके नाम के बगल में यह भी बताया गया था कि वो वार्निंग लेटर क्यों दिए गए हैं। सीईओ के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयी को वार्निंग लेटर इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने सीईओ के डायरेक्ट ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि उनकी परमिशन के बिना ही उन्होंने सीईओ के ऑफिस में किसी और को अंदर जाने दिया, जो सीईओ को जरा भी पसंद नहीं। लेकिन जो सिमरन ने किया था, वो उससे भी ज़्यादा बुरा था। उसने एक बाहरी इंसान की हेल्प कंपनी के वर्कर को टॉर्चर करने के लिए की थी। अब अगर सिमरन को एक और वार्निंग लेटर इस साल मिला, तो इसका मतलब यह होगा कि उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यही बात मधुलिका की। तो उसने कंपनी में सीनियर और जूनियर के रिलेशनशिप को समझने में गलती की थी। यहाँ तक कि उसने सीईओ से रिलेटेड होने की झूठी अफवाह भी कंपनी में फैलाई। उस ईमेल को देखने के बाद मधुलिका को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा हो, जिसके दर्द से उसका गाल पूरी तरह से दर्द कर रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निखिल ने ना सिर्फ अपने कहे अनुसार एक वार्निंग लेटर मेल करवाया, बल्कि कंपनी वाइड मेल ईमेल करके कंपनी के हर वर्कर को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया। उसने उसे सिर्फ पीआर डिपार्टमेंट के सामने शर्मिंदा नहीं किया था, बल्कि उसने उसे पूरी कंपनी के सामने ही शर्मिंदा कर दिया था। इसलिए मधुलिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने दांतों से अपने होठों को चबा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से अंगारे की तरह लाल हो चुकी थी। उसने कृतिका को उन्हीं गुस्सैल आंखों से देखा और मन में कहा, यह सब कृतिका के कारण हुआ था। वह उससे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। बस थोड़ा सा इंतजार। ठीक उसी वक्त प्रियंका को जैसे बिजली का झटका सा लगा। उसने तुरंत अपने ईमेल क्लोज किया और तेजी से सिमरन को ढूंढने के लिए ऑफिस से बाहर भागी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी बहन सिमरन को 2 वार्निंग लेटर दिए गए थे। मुझे इतनी बुरी तरह फंसाने के बाद अब वापस क्यों आई हो तुम? प्रियंका को देखते ही सिमरन का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। अगर मैंने तुम्हारी बात मानकर उसे परेशान ना किया होता, तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। वंदना ने उन दोनों बहनों को चिढ़ते हुए देखा। इन दोनों बहनों को कोई हक नहीं था एक दूसरे पर उंगली उठाने का।
दोनों ही चुड़ैल थीं। वंदना को भी एक वार्निंग लेटर मिला था, जिसके कारण वो उन दोनों बहनों पर काफ़ी गुस्सा थी। उसे और शिवांगी को सिर्फ सिमरन की जानबूझ के की गई गलती के कारण वार्निंग लेटर दिया गया था। अगर सिमरन ने मधुलिका की चापलूसी नहीं की होती, तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो आज हुआ था, उन्होंने सोचा आज से वे कभी भी सिमरन को चैन से ऑफिस में रहने नहीं देंगी। इस दौरान प्रियंका ने खुद पर से ब्लेम हटाते हुए मायूसी से कहा, दीदी आप सारा दोष मुझे मुझे कैसे दे सकती हो? अगर तुमने मुझे कृतिका को सबक सिखाने को नहीं कहा होता, तो क्या मेरे साथ यह सब कुछ होता? सिमरन ने गुस्से से कांपते हुए प्रियंका से कहा, मेरा फ्यूचर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुका है। आज तक किसी को भी कंपनी में एक ही वक्त में 2 वार्निंग लेटर नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह है कि सीईओ भी अब नहीं चाहते कि मैं उनकी कंपनी में रहूं। अगर आगे मुझसे एक छोटी सी भी गलती होती है, ऐसी गलती जिससे किसी को रत्ती भर भी परेशानी ना हो, तो भी उसे जरिया बनाकर मुझे जानबूझकर एक और वार्निंग लेटर दिया जाएगा, जिसका मतलब है ऑटोमेटिकली कंपनी से बाहर हो जाऊंगी। इसके अलावा अब तक ये दोनों वार्निंग लेटर मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐड किए जा चुके होंगे, यानी फ्यूचर में भी मुझे किसी डिसेंट कंपनी में कभी भी हायर नहीं किया जाएगा। अगर कर भी लिया गया तो कभी भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। यह सब बस इसलिए क्योंकि तुम कृतिका को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुम्हारा क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया और अब तुम इस बात को एडमिट भी नहीं करना चाहती हो। प्रियंका ने थोड़ा गिल्ट तो फील किया, लेकिन फिर तुरंत ही अकड़ते हुए उसने सिमरन की सभी बातों को झुठला दिया। हाँ, मैंने तुमसे उससे सबक सिखाने को कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें यह तो नहीं कहा था ना कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर जाओ। तुम्हें अपनी हद मालूम होनी चाहिए थी। गलती मुझसे कहीं ज़्यादा तुम्हारी है और सारा ब्लेम तुम मुझ पर डाल रही हो। वरना उन्हें लड़ते देख खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये दोनों बहनें तो सच में चुड़ैल है, एक दूसरे का ही खून पीने वाली चुड़ैल। गुस्से से सिमरन प्रियंका पर चिल्ला पड़ी, चली जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मेरे ऑफिस में मत आना, निकल जाओ यहाँ से। प्रियंका ने भी उसे गुस्से में रिप्लाई किया, ठीक है जा रही हूँ। प्रियंका वापस अपने ऑफिस में आ गई। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन चूंकि राघव अभी अपने ऑफिस में ही थे, इसलिए उसने कृतिका को कुछ नहीं कहा। बस गुस्से और नफरत से उसे घूरती रही। बेचारी, अब वह कृतिका का जीना हराम कर देगी। शाम के समय कृतिका ने अपनी चीजें पैक की और ऑफिस से बाहर निकल गई। कृतिका पीछे से राघव ने उसे आवाज देकर रोका, जो खुद भी ऑफिस से बाहर आ चुका था। कृतिका रुक गई। यस सर, राघव ने सवाल किया। तुम अनुराधा आंटी से मिलने हॉस्पिटल जा रही हो ना? हाँ, कृतिका ने हामी भरी। राघव कृतिका के साथ ही लिफ्ट में एंटर कर गया। फिर उसने कहा, आंटी अच्छे से रिकवर कर रही है ना? कृतिका ने रिलैक्स होते हुए कहा, हाँ वो ऑलमोस्ट रिकवर कर चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब वो सब ठीक रहा तो उन्हें इस वीकेंड डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही थी कि अनुराधा पहले से काफ़ी बेहतर थी। किसी एवरेज इंसान की तरह अभी वो हेल्दी तो नहीं हुई थी, लेकिन उनकी हेल्थ में पहले से काफ़ी सुधार था। कृतिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि वह जल्द से जल्द उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाए। अब जिस दूसरी बात पर कृतिका का ध्यान देना था वो ये कि कैसे वह निखिल के लिए पैसे को जल्द से जल्द वापस लौटाए। हालांकि वो जानती थी कि निखिल के लिए 5 लाख रुपए बहुत छोटी रकम है, उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कृतिका उसके पैसे को लौटाने में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले ले। अचानक से राघव ने कहा, ठीक है चलो मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ तुम्हें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपके घर का रास्ता सिटी हॉस्पिटल की तरफ से होकर नहीं जाता। आपको बेकार में एक्स्ट्रा ड्राइविंग करनी पड़ जाएगी। कृतिका ने सीधे सीधे राघव का ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि वो अपने प्राइवेट लाइफ में उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। इसके अलावा अगर उसके कलीग्स को ये पता चल जाता कि वो राघव के साथ उसकी कार से कहीं गई थी, तो उन्हें बदनाम करने का एक और कारण मिल जाता। दूसरी तरफ राघव के साथ नहीं जाने का एक और कारण राघव की माँ भी थी। कृतिका अब तक भूलनी नहीं थी कि अंबिका आंटी ने हॉस्पिटल में राघव से क्या कुछ कहा था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अंबिका आंटी को आगे कोई गलतफहमी हो और उसकी वजह से वो राघव से नाराज रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि कृतिका अपने काम और राघव से अपने रिलेशन के बीच एक लाइन खींच ले, जिसे वो ना कभी खुद तोड़े और न राघव उसे तोड़ने दे। किस्मत से जैसे ही वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकले, ठीक उसी वक्त उनके बगल वाले लिफ्ट से निखिल भी बाहर आया। अब कृतिका ने उसे देखा तो उसे तुरंत याद आ गया कि उसे आज निखिल हॉस्पिटल लेकर जाने वाला है, लेकिन वो दोनों में से किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर भी अगर वो दोनों में से किसी एक के साथ उसे जाना ही पड़ता, तो वह निखिल के साथ जाना पसंद करती।
एटलीस्ट निखिल के साथ जाने पर अंबिका आंटी को अपने बेटे के लिए परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। इत्तेफाक से ठीक उसी वक्त राघव ने कहा, अरे मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, तब तुमने हमें एक गिफ्ट दिया था। अब जब तुम्हारी माँ डिस्चार्ज होने वाली है तो गिफ्ट देने की बारी मेरी है। इसके अलावा मुझे भी आंटी से मिलना है। और हाँ, जब आंटी के डिस्चार्ज होने की डेट फाइनल हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर शिफ्ट करने में मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। क्योंकि निखिल राघव की पीठ की तरफ खड़ा था, इसलिए राघव यह देख नहीं पाया कि उसके पीछे खड़ा उसका बॉस उसे गुस्से से खा जाने को तैयार है। दूसरी तरफ कृतिका निखिल के गुस्से और उसकी नाराजगी दोनों को देख सकती थी, इसलिए वह काफी प्रेशर में थी। निखिल की आंखों में जो एक्सप्रेशन थे, उसे कृतिका को ऐसा लग रहा था कि उससे कोई गलती हो गई है, जिसे निखिल उसे शर्मिंदा हो गया था। उसे यह काफी अजीब लगा। निखिल से उसका कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वह शर्मिंदा क्यों महसूस हो रही थी। वह निखिल की फीलिंग्स को कैसे समझ पा रही थी। कृतिका ने किसी तरह मुस्कुराते हुए राघव के ऑफर को टालते हुए कहा, आपको बेकार में तकलीफ उठानी पड़ जाएगी। राघव इस वक्त कृतिका और निखिल के बीच खड़ा था, जिसके बारे में उसे खुद ही नहीं मालूम था। न जाने क्यों निखिल कृतिका को चिढ़ाते हुए मुस्कुराए। इससे कृतिका और भी ज्यादा परेशान हो गई। आखिर निखिल के दिमाग में चल क्या रहा है। अरे मैंने कहा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम मेरे साथ चलने में अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो ऐसे समझ लो जैसे मेरी माँ को इतने दिनों तक अच्छी अच्छी चीजें खिलाने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कह रहा हूँ। या बोलते बोलते अचानक से राघव को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा होकर उसे घूर रहा है, लेकिन उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और आगे कृतिका से कहने लगा, क्योंकि आंटी काफी वक्त से हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों का ढेर सारा सामान हॉस्पिटल में ही होगा। तुम्हारे लिए अकेले आंटी को घर ले जाना और सारे सामान को एक साथ कैरी करना काफ़ी मुश्किल होगा। मैं तुम दोनों के साथ रहूँगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और मैं अपनी कार भी लेते आऊँगा ताकि तुम्हें कोई दूसरी गाड़ी रेंट पे लेने की ज़रूरत ना पड़े। निखिल धीरे से ही सही लेकिन हंस पड़ा। राघव उसके प्यार के साथ उसके सामने ही फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन निखिल ने राघव से कुछ नहीं कहा और पलटकर वापस चला गया। निखिल के जाने के बाद कृतिका को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह और ज्यादा टेंशन में आ गई। उसके बाद उसने देखा कि निखिल आगे कहीं रुककर अपनी जेब से अपना फोन निकाल रहा है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले ही पल कृतिका का फोन रिंग करने लगा। कृतिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ राघव से कहा, सॉरी, मुझे ये कॉल रिसीव करना होगा। राघव ने अपना सिर हिलाया जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। कृतिका ने तीसरी तिरछी नजर से दूर कोने में निखिल को खड़े देखा और राघव से थोड़ी दूर पर गई। फिर उसने फोन पिक किया। उसने पहले आसपास देखा, फिर धीरे से कहा, निखिल सर।" कृतिका के गिल्ट से भरे उसका नाम पुकारने पर निखिल जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। वहां आते जाते इतने सारे लोगों के बीच से भी निखिल की नजरें कृतिका पर टिकी हुई थी। फिर भी तुम राघव के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। भले ही उसने यह क्लियरली नहीं कहा था, लेकिन उसके कहने का एक मतलब तो यही निकल रहा था कि वो एक चालू लड़की है जो अपने फायदे के लिए लड़कों को यूज करती है। नहीं नहीं, उसके दिल में निखिल के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वो अगर राघव के साथ फ्लर्ट भी करती है तो भी वो कोई चालू लड़की नहीं कहलाती। फिर भी उसे लगभग खुद को एक्सप्लेन करने जैसे एक्सप्रेशन के साथ निखिल को रिप्लाई किया, नहीं नहीं, मैं उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुई हूँ। उसने पहले ही सोचा था कि अगर उसे निखिल या राघव में से किसी एक के साथ हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा तो वह निखिल के साथ जाएगी, ना कि राघव के साथ। वो तो खुद राघव के साथ अपनी प्राइवेट लाइफ में अंबिका आंटी के कारण कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। वैसे भी अंबिका आंटी की नज़रों में कृतिका एक अच्छी लड़की नहीं थी, और ना ही कृतिका को राघव में कोई इंटरेस्ट था। इसलिए उसका राघव से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहना बेहतर था। और किसी ऐसे लड़के के पीछे भागना जिसकी फैमिली दिल ही दिल में उससे नफरत करती है, ऐसी गलती कृतिका करने से रही। यह सुनकर कि कृतिका ने राघव के साथ जाने से मना कर दिया है, निखिल ने राहत की सांस ली। ठीक उसी वक्त राघव पीछे पलटा और कुछ दूरी पर अपने फोन पर किसी से बात करते हुए उसने निखिल दिखाई पड़ा। निखिल राघव को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, कार पार्किंग में मेरा वेट करना, ठीक है। कृतिका ने यह कहकर फोन कट कर दिया। ठीक उसी पर निखिल राघव और कृतिका की ओर आने लगा। कृतिका के होश उड़ गए। उसे लगा कि कहीं निखिल सबके सामने ही उसे अपने साथ ना लेता चले जाए। वो ऐसा बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो कंपनी का हर एम्प्लॉय उसे मिसअंडरस्टूड करने लगेगा। जैसे कृतिका सोच रही थी हुआ भी कुछ वैसा ही।
निखिल सच में उसकी तरफ आया, लेकिन उसके पास पहुंचने से कुछ कदम पहले ही वो रुक गया। फिर कुछ सेकंड के बाद वह उसकी तरफ देखे बिना ही उसके बगल से आगे बढ़ गया। वैसे उसके बगल से आगे निकलते हुए निखिल ने कृतिका को देखते हुए उसे आंख मारी थी, लेकिन कृतिका समझ नहीं पाई कि वह उसे आंख मार रहा था या अपनी आंख में धूल जाने के कारण अपनी पलकें झपका रहा था। इतनी देर में राघव को एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि निखिल और कृतिका के बीच कुछ चल रहा है। जब उसने देखा कि कृतिका ने अपना फोन रख दिया तो वह उसके पास आया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, कृतिका बोल पड़ी, राघव सर, मैं अपनी माँ को वो बता दूंगी कि आप उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। आप बुरा न माने, लेकिन अगर किसी ने मुझे आपके साथ जाते देख लिया तो हम दोनों को लेकर ऑफिस में काफ़ी ऊट-पटांग बातें शुरू हो जाएगी। वैसे भी आज काम पे मेरा पहला दिन है और पहले ही दिन मेरे बारे में काफ़ी अफ़वाह उड़ाई जा चुकी है। यहाँ तक कि राघव के कानों में भी वह अफ़वाहें पहुँच चुकी थीं। इसलिए वो समझ सकता था कि कृतिका क्यों उसके साथ जाने से मना कर रही है। सॉरी, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें साथ चलने की जिद नहीं करूँगा। तुम परेशान मत हो। कृतिका को राघव के लिए थोड़ा बुरा फ़ील हुआ। उसे नहीं लगा कि राघव इतनी जल्दी मान जाएगा। थैंक यू सर। कृतिका ने दिल से राघव को थैंक्स कहा। राघव मुस्कुराए। फिर उसने कहा, लेकिन जिस दिन आंटी डिस्चार्ज होंगी उस दिन तुम मुझे हॉस्पिटल आने से मना नहीं करोगी, ठीक है ना? वैसे कृतिका राघव को इसके लिए भी मना करना चाहती थी। अंबिका आंटी की कही बातों के कारण वह अब राघव से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहती थी। जब वो राघव को इसके लिए मना करने के लिए बोलने ही वाली थी, तभी फिर से उसका फ़ोन रिंग करने लगा। सॉरी, कृतिका ने अपना फ़ोन निकालते हुए राघव से कहा। इस बार भी कॉल निखिल का ही था। कृतिका की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। वह राघव की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और उसने फ़ोन पिक किया। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, दूसरी तरफ से निखिल ने बेचैनी से सवाल किया, तुम अब तक आई क्यों नहीं? कृतिका की आंखें गुस्से से भड़क उठी। अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप अकेले ही क्यों नहीं चले जाते? निखिल फिर से कृतिका का मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा। फिर उसने कहा, जल्दी आओ, योर बॉस डज नॉट लाइक टू वेट। उसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। इस बार कृतिका राघव से दूर नहीं जा पाई थी, इसलिए राघव उसकी बातें सुन सकता था। उसने पूछा, क्या कोई तुमसे मिलने आने वाला है? कृतिका ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए जवाब दिया, जी, मेरा एक दोस्त मुझे पिक करने आ रहा है। वह भी आज मेरी माँ से मिलना चाह रहा था। राघव को जरा भी बुरा नहीं लगा और उसने कहा, ओह, फिर मैं तुम्हारा और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। यह देखकर कि राघव ने आगे कोई सवाल नहीं किया, कृतिका ने राहत की सांस ली। इस बार निखिल की कॉल से एक फ़ायदा उसे यह भी हुआ कि राघव के उसकी माँ के डिस्चार्ज के दिन हॉस्पिटल आने वाली बात रफा दफा हो गई। कृतिका कार पार्किंग की ओर चल पड़ी। यह अच्छी बात थी कि निखिल के लिए कंपनी में अलग से एक पर्सनल पार्किंग एरिया बना हुआ था, इसलिए वह गार्ड के अलावा और कोई भी वहां नहीं होता था, जो कि बाहर से कार पार्किंग के मेन गेट के पास मौजूद था। कृतिका को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी थी कि कोई उसे वहां देख लेगा। वह तेज कदमों से पार्किंग एरिया में आई। जैसे कृतिका ने सोचा था, कार पार्किंग में कोई नहीं था। अंदर एम्प्लॉयज़ उनके लिए बने कॉमन पार्किंग को ही यूज़ करते थे। अचानक से एक कार का हॉर्न काफ़ी तेज़ी से बजा। आवाज़ की तरफ देखते हुए कृतिका को निखिल की कार दिखाई दी। हालांकि वहाँ कोई नहीं था, फिर भी कृतिका ने चारों तरफ अच्छे से देखा और फिर तेज कदमों से कार में जाकर बैठ गई। उसने ध्यान दिया कि निखिल की कार के शीशे काफ़ी डार्क हैं। ऐसा नहीं था कि इसके कार के अंदर कोई देख नहीं सकता था, लेकिन अंदर कौन है यह देखने और समझने के लिए देखने वाले को कार के काफ़ी नज़दीक आना पड़ता। कृतिका ने राहत भरी सांस ली कि कार के पार्किंग एरिया से बाहर जाने के बाद भी कोई उसे कार के अंदर देख नहीं पाएगा। कृतिका कार की पिछली सीट पर जाकर बैठी थी। से नजर नाराज होकर निखिल ने कार स्टार्ट नहीं किया और बैक मिरर को अच्छे से सेट करने लगा ताकि वो कृतिका को देख सके। इसके बाद वो कृतिका को बैक मिरर में ही देखता रहा। कृतिका उसके उस तरह से घूरने से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आप कार स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? कृतिका ने निखिल की तरफ देखे बिना ही कहा। पता नहीं क्यों निखिल ने नजरें मिलाते ही कृतिका के पूरे बदन में अजीब सी सनसनाहट पैदा होने लगी थी और उसका दिल घबराने लगा था। निखिल ने थोड़ी भारी आवाज में कहा, तुम्हें थोड़ी और देर राघव से बात करनी चाहिए थी। मेरा क्या है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करते रहता। निखिल की बात सुनते ही कृतिका समझ गई कि वह जेलस फील कर रहा था, लेकिन फिर से उसने अपने मन से यह ख्याल निकाल दिया कि निखिल के दिल में उसके लिए कुछ है। फिर उसने एक्सप्लेन किया, मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ा कि वह मेरे साथ ना आए। निखिल ने कृतिका की फीलिंग्स की परवाह किए बगैर ही वह सवाल दाग दिया,
वह तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा था। दिमाग सही है तो आपका? कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचा तो कीजिए। हमारे बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो गई थी, जिसके लिए वह काफ़ी गिल्ट फील कर रहे थे और बस मुझे सॉरी कहना चाह रहे थे। यह कहने के तुरंत बाद कृतिका का माथा ठनका। वह 2 पल रुकी, फिर उसकी भौहें उठी और उसने गुस्से से कहा, लेकिन वह मेरा पर्सनल मैटर है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। निखिल का गुस्सा भड़क उठा। मुझसे कोई लेना देना नहीं? अब वो कृतिका के इस रुखे बिहेवियर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने तेजी से अपना सीट बेल्ट ओपन किया और फिर ड्राइविंग सीट को पीछे की ओर झुकाने वाला बटन दबाया। जैसे ही उसकी सीट पीछे झुकी, उसने पलट के कृतिका को अपने दोनों हाथों के घेरों में ले लिया, जिससे वह इधर उधर हिल ना सके। फिर वह उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। कृतिका तेजी से कार की विंडो की तरफ खिसकी। निखिल मुस्कुरा उठा। उसने अब अपना एक हाथ कार की विंडो पर रख दिया और दूसरा हाथ कृतिका के कंधे के बगल में, जिससे वह कृतिका जरा सी हिल नहीं सकती थी। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं? आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? कृतिका ने निखिल का मजाक उड़ाया। फिर उसने कहा, क्या आप अपनी सीट पर वापस जाएंगे? नहीं, निखिल ने अकड़ते हुए जवाब दिया। कृतिका उसकी इस हरकत से परेशान थी। यह आदमी पल पल रंग बदलता है, कभी अच्छे होने का ढोंग तो कभी यह राक्षसों जैसा बिहेवियर। निखिल ने अपनी भौहें उठाई और गुस्से से फिर वही सवाल किया, तुमने कहा ना कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। कृतिका बुरी तरह हंस पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, निखिल ने फिर से सवाल किया, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन है जिससे तुम्हें कुछ लेना देना है? कृतिका इस वक्त किसी से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। यह बात निखिल नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इससे पहले कि कृतिका निखिल के सवाल का जवाब दे पाती, निखिल ने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन के पीछे के बालों को पकड़कर झट हल्के झटके से पीछे की ओर खींचा, जिससे कृतिका की गर्दन ऊपर की ओर उठ गई और उसके बाद निखिल बिना रुके लगातार उसकी गर्दन को चूमने लगा। कृतिका शौक थी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, निखिल ने शरारत की और अपना दूसरा हाथ उसके होठों पर रख दिया, जिससे वह बेचारी कुछ बोलने की कोशिश भले ही कर रही थी, फिर भी उसके मुंह से कोई आवाज़ बाहर नहीं आ पाई। लेकिन अनजाने में ही उसने निखिल की हथेली को 2-3 बार किस कर लिया। वह अनजाने में क्या कर रही थी, यह समझ में आते ही कृतिका ने कुछ बोलने की कोशिश करना छोड़ दिया और निखिल अपने हाथों से पीछे धकेल कर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वह कोशिश तो लगातार निखिल को पीछे धकेलने की कर रही थी, लेकिन निखिल का भारी शरीर उसे धकेला नहीं जा रहा था। इतने दिनों से निखिल ने कृतिका के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया था, इसलिए कृतिका को उसे माफ़ कर दे और उसके प्यार को समझने की कोशिश करे। लेकिन उसके प्यार को समझना तो दूर, कृतिका उसकी तरफ एक नज़र देखना तक नहीं चाह रही थी और आज उसे एहसास हुआ कि कोई और भी है जो कृतिका को पाने की कोशिश कर रहा है। अब वो खुद को कैसे रोक सकता था? निखिल गुस्से में था, लेकिन गुस्सा होने के साथ साथ वो इस बात से बेचैन था कि कहीं कृतिका राघव के करीब न चली जाए। वह ऐसा होने नहीं दे सकता था। इस ख्यालों के बीच वह कृतिका को बुरी तरह से किस किए जा रहा था। कृतिका का पूरा बदन निखिल की काया में छिप सा गया था। उसने अपने दोनों हाथों से उसे कसकर गले लगा लिया और उसके लंबे बालों से खेलने लगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ से नहीं मिला।